नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जितेंद्र सर म्यूजिक पर। तो बच्चे, आज की जो वीडियो रहने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 25 मिनट में कंप्लीट सिलेबस आपका करवा दिया है म्यूजिक का। तो बच्चे, जिनको 2 दिन पहले पढ़ना है पढ़ो यार, और जिनको 1 दिन पहले पढ़ना है वो भी पढ़ो, और जिनको 2 घंटे पहले पढ़ना है वो भी अगर एक बार इस वीडियो को देख जाएंगे ना यार, तो फेल नहीं होने वाले, गारंटी देता हूँ। अच्छे से पढ़ लेना आप बस। तो देखिए बच्चे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सिरसा हरियाणा से हूं और गुरुकुल संगीत विद्यालय के नाम से पिछले 9 सालों से मैं एकेडमी चला रहा हूं। तो मेरे पास बहुत ही अच्छे लंबे समय से जुड़े हैं टीचर हैं जो म्यूजिक में काफी अपना समय दे चुके हैं, उनको भी 10-10 साल हो चुके हैं कम से कम। तो मैं यहाँ पर वोकल और सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ढोलक, तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड, तो सभी तरीके की सिंगिंग, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, बागड़ी, सब लैंग्वेज में और वेस्टर्न भी करवाता हूँ। तो थ्योरी भी मैं इसमें पढ़ाता हूँ आपको। आप मुझसे पढ़े रहे हैं, आपको पता लग ही गया है। तो कुछ मेरी एकेडमी की भी आप पिक्चर्स देख सकते हैं, अभी आपको शो कर देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत जल्द मैं प्रैक्टिकली क्लासेस भी लेकर के यूट्यूब पर आने वाला हूं। आपका उसमें भी फायदा होने वाला है। और जो आसपास के बच्चे अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपको मेरा FB का पेज और इंस्टाग्राम का पेज, सब पेजेस का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी वीडियो शुरू करते हैं। आपको कंप्लीट सिलेबस में मैंने करवा दी है, जिसमें इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें मैंने सभी डाल दी हैं। ऐसा नहीं कि जो ये पढ़ेगा इसमें मैंने कुछ छोड़ दिया है, छोड़ा कुछ भी नहीं, बस उसको शॉर्ट फॉर्म में किया है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ग्राम। स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं, और पंडित शारंगदेव के अनुसार श्रुति और मूर्छना को आश्रय देने वाले स्वर समूह को ग्राम कहते हैं। और ग्राम 3 प्रकार के होते हैं: षड्ज, मध्यम और गंधार ग्राम। गंधार ग्राम अब विलुप्त हो चुका है, केवल इन 2 ग्रामों का प्रयोग किया जाता है, षड्ज, मध्यम। आइए वर्ण की ओर बढ़ते हैं। स्वर के क्रम अथवा चाल को वर्ण कहते हैं। गान क्रियोस्ते वर्ण, अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: स्थाई, आरोही, अवरोही और स्थाई। स्वरों के बार बार उच्चारण को स्थाई वर्ण कहते हैं, जैसे सा, सा, रे, रे, गा, गा। आरोही स्वरों के चढ़ते क्रम को सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अवरोही स्वरों के उतरते क्रम को सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। संचारी वर्ण तीनों वर्णों के मेल को, जैसे सा, सा, रे, रे, गा, गा, सा, रे, गा, गा, रे, सा। ओके, तो ये हुआ वर्ण। आइए बढ़ते हैं खटका और मुर्की की तरफ। देखिए, 4 या 4 से अधिक स्वरों को द्रुत लय में प्रयोग करने को खटका कहते हैं, जैसे धापा मापा। खटका लिखने के लिए स्वर को कोष्टक अर्थात ब्रैकेट में बंद करते हैं, जैसे प लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि उसके इर्द गिर्द के स्वर हम गाएंगे, यानी कि धापा मापा गाएंगे प लिखने से ही केवल। ओके, पता लग जाएगा ब्रैकेट में बंद है तो खटका लेना है। मुर्की में 3 स्वरों को तेज गति में द्रुत लय में गाया बजाया जाता है, जैसे सा, रे, सा। ओके, मुर्की को इस तरह लिखते हैं, जैसे सा, रे, सा, क्या गे सा का गल है, या रे, नी, सा। ठीक है, रे, नी के पीछे सा का गल है।
आगे बढ़ते हैं। मूर्छना। मूर्छना शब्द की उत्पत्ति मूर्छ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चमकना या उभारना। भरत के अनुसार 7 स्वरों के कर्मानुसार मीन सीक्वेंस में आरोह अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है। षड्जग्राम, मध्यमग्राम, गंधारग्रामों से कुल 21 मूर्छनाएं बनती हैं। ओके, और अब केवल 2 ही ग्राम प्रचलित हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए 2 के बारे में तो 14, अगर 3 के बारे में पूछा जाए तो 21। तो अलंकार की ओर बढ़ते हैं। नियमानुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार में कई कड़ियाँ होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अलंकार को पलटा भी कहते हैं, और अलंकार का अवरोह आरोह का ठीक उल्टा होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग होती है जैसे। तो आरोह असेंडिंग और अवरोह डिसेंडिंग। सारे गाँव पाद निशा अपोजिट सा निधा पमगरेसा। अलंकार 4 प्रकार के होते हैं: सरल, अर्ध जटिल, जटिल और मेरुखंड अलंकार। अब बढ़ते हैं मीन की ओर। इन्हीं 2 स्वरों को इस प्रकार गाने बजाने को मीन कहते हैं जिनके बीच में कोई रिक्त स्थान न रहे। मीन लेते समय बीच के स्वरों को इस प्रकार स्पर्श होता है कि वो अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। मीन को लिखने के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्राकार बनाते हैं, जैसे सामा। जो भी इन डेफिनेशंस को अच्छे से समझना चाहते हैं उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो डाली है, मूर्छना के रिगार्डिंग, मीन के रिगार्डिंग, कंप्लीट डेफिनेशंस के रिगार्डिंग, तो वहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। कोशिश ये करिए कि अगर आपके पास समय है तो फुल पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िए शॉर्ट टाइम में जाते हुए। अदरवाइज जो बच्चे नहीं पढ़ पाते वो इसे जाते हुए एक दिन पहले भी स्टडी करके जा सकते हैं। अब आए कन की ओर। कन का साधारण अर्थ है तिनका। गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श करने मात्र को कन कहते हैं। कन को इस प्रकार लिखते हैं जैसे मारे रेगा, ये आगे पीछे कन दर्शा रहा है। कन 2 प्रकार के होते हैं: पूर्व लगन कन और अनुलगन कन। गाते बजाते समय मुख्य स्वर से पहले वाले स्वर को स्पर्श करना उसको कहेंगे पूर्व लगन कन, जैसे रेगा। ओके, गा के ऊपर रेखा कन है। अनुलगन कन गाते बजाते समय मुख्य स्वर से आगे वाले स्वर को स्पर्श करने को कहेंगे अनुलगन कन, जैसे गा पर मा का। आगे बढ़ते हैं आलाप। राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। आलाप में आवश्यकता अनुसार बेटा खटका, मुर्की, मींड, गमक आदि का प्रयोग होता है। आलाप मुख्यतः 2 स्थानों पर होता है: गीत अथवा गत के पूर्व तथा गीत अथवा गत के बीच। ओके, आलाप 2 प्रकार के होते हैं: आकार का आलाप, जिसे आ के उच्चारण तथा स्वर में भी किया जाता है। नौमतम का आलाप। नौमतम के आलाप ध्रुपद, धमार आदि से पूर्व गाए जाते हैं। ये भी गायकी का प्रकार है। नौमतम के आलाप को 4 भागों में विभाजित किया गया है: स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग। तान। आइए तान की ओर बढ़ते हैं। तान शब्द की उत्पत्ति जो है तन धातु से हुई है, जिसका अर्थ है तानना या फैलाना। राग के स्वरों को द्रुत लय में विस्तार करने को तान कहते हैं। वादन में तान को तोड़ा भी कहते हैं। जब तान के बीच गीत शब्द रख दिया जाए तो उसे बोल तान कहते हैं। संगीतकारों ने तान के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं: शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, खटके की तान, झटके की तान, वक्र तान, अचरक तान, सरोक तान, लड़ंत तान, सपाट तान, गिटकरी तान, बोल तान, जबड़े की तान, पलट तान और हलक तान। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, जिनको इन डेफिनेशंस को डिटेल में जानना है मैंने वीडियो बनाई हुई है सिंगल इन पर, वहाँ आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। ये शॉर्ट्स नोट है बच्चों के लिए। बढ़ते हैं गमक पर। गंभीरतापूर्वक स्वरों के उच्चारण को गमक कहते हैं। गमक को निकालने के लिए हृदय पर जोर लगाते हैं। शारण देव जी के अनुसार स्वर से कंपो गमक, श्रोचित सुखावा, अर्थात स्वरों के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो श्रोता के चित्त को सुख देता है। आधुनिक काल में खटका, मुर्की, मींड, गमक आदि ही गमक के प्रकार माने जाते हैं, और प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार बताए गए हैं। इनको भी एक बार देख लीजिए, एमसीक्यूज आ जाता है इसमें से। आंदोलित, आहत, कंपित, कुरला, मिश्रित, मुद्रित, त्रिप, स्फुरित, लीन, वलित, नामित, त्रिभिन्न, उल्लासित, पलावित, गुम्फित और हुम्फित दोनों। तो ये होगी आपकी डेफिनेशंस कंप्लीट। तो ये शुरू करते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की बायोग्राफी इन शॉर्ट। इनका जन्म 2 अप्रैल 1902 में कसूर नामक स्थान पंजाब में हुआ, जो उस समय पाकिस्तान में था। इनके पिता का नाम अली बख्श खां था। ये अपने भाइयों बरकत अली, मुबारक अली तथा अमान अली खां में सबसे बड़े थे, इसलिए इनका नाम बड़े गुलाम अली खां पड़ा। इन्होंने संगीत की शिक्षा अपने चाचा काले खां तथा उस्ताद सिंधी खां से प्राप्त की। इन्होंने गायन के साथ साथ सरंगी बजाना भी सीखा, और अपने निरंतर अभ्यास के कारण ये मधुर आवाज़ के स्वामी बने। इनकी उपलब्धियाँ रही हैं बहुत सारी। 1943 में 1943 में इन्होंने गया संगीत सम्मेलन में भाग लिया और वहाँ से प्रशंसा प्राप्त की, और 1944 में मुंबई, बिहार, कोलकाता से इन्हें बहुत प्रशंसा मिली। 1945 में 1945 में महात्मा गांधी से इन्हें प्रशंसा पत्र मिला।
1946 में आकाशवाणी से इनके प्रोग्राम प्रसारित होने लगे और 1960 में मुगल आजम फिल्म में इन्होंने गाने गाए तथा तानसेन में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। इस फिल्म में इन्होंने गाने गाए तानसेन में भी। और 1962 में संगीत नाटक अकेडमी से इन्हें अवार्ड मिला और पद्म भूषण अवार्ड मिला इन्हें भारत सरकार द्वारा। तिरछी नजरिया, आयना बालम मोरे, इनकी ठुमरिया बहुत प्रसिद्ध है। इनका व्यक्तित्व था बच्चे ये पहलवान की तरह लगते थे, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, काली टोपी पहनते थे, ठीक है। शिष्यों में इनके पुत्र मुनावर अली, पोता रजा अली तथा मीरा शैलेंद्र आदि के नाम प्रमुख है। इनकी मृत्यु डेथ 23 अप्रैल 1968 में हैदराबाद में इनकी मृत्यु हुई। और एक कानून गो नामक साज बजाते थे। आगे बढ़ते हैं। पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, इनका जन्म 26 जुलाई 1893 में ग्वालियर के दक्षिणी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित शंकर राव था। इन्होंने शिक्षा अपने पिता निसार हुसैन हद्दू खां नथू खां से भी संगीत की शिक्षा ली और ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध कलाकार बने। और 1914 में इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय खोला। बाद में 1917 में इन्होंने इनका नाम बदलकर अपने पिता के नाम पर शंकर गंधर्व विद्यालय कर दिया। इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। 1921 में इन्होंने गायन शिरोमणि की उपाधि अहमदाबाद सरकार द्वारा प्राप्त की। और 1923 में संगीत विशारद की उपाधि इन्हें हरिवल्लभ संगीत सभा जलंधर द्वारा प्राप्त हुई। और 1945 में संगीत रत्नाकर की उपाधि अपनी राज्य सरकार द्वारा इन्हें मिली। और 1947 में इन्हें संगीत अलंकार की उपाधि ग्वालियर के महाराज ने दी। और 1959 में राष्ट्रपति पुरस्कार इन्हें मिला। 1962 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और 1973 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया। और 1980 में तानसेन की उपाधि इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिली। इनका जो स्वभाव था बहुत ही सरल स्वभाव के धनी थे। अपने जीवन में इनकी सादगी पवित्रता इनके विशिष्ट गुण थे। और अपनी कला के माध्यम से इन्होंने संगीत क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। इनके शिष्यों में इनके सपुत्र लक्ष्मण राव, पौत्री मीता पंडित तथा प्रोफेसर सारा चंद्रा, सदाशिव, बाबा साहेब पूंछ वाले अनेक हैं। और मृत्यु इनकी जो हुई 22 अगस्त 1989 में इन्होंने शरीर त्याग दिया। तो ये आगे बढ़ते हैं उस्ताद फयाज खान की ओर। इनका जन्म बच्चों 1886 में आगरा के पास सिकंदरा नामक स्थान पर हुआ, अपने मामा के घर। इनके जन्म से 3-4 महीने पहले ही इनके पिता सफदर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण इनके नाना गुलाम अब्बास खान ने किया। और इनकी अचीवमेंट्स हैं जो बहुत सारी रही हैं। इनकी अचीवमेंट्स बहुत सारी नहीं है। सबसे पहले इनकी अचीवमेंट है बेटा 1906 में इन्हें स्वर्ण पदक, 1911 में इन्हें आफ्ताबे मौसिकी की उपाधि से नवाजा गया। और बड़ौदा के महाराज द्वारा इन्हें ज्ञान रत्न की उपाधि दी गई। इन्होंने लगभग 250 गीतों की बंदिश में अपना जो उपनाम प्रेम पिया रखा है। राग जयजयवंती में मोरे मंदिर अब लो नहीं आए तथा राग जोग में आज मोरे घर आदि इनके गीत रिकॉर्ड भी हो चुके हैं। इनका जो व्यक्तित्व रहा है कैसा था? हष्टपुष्ट शरीर, बड़ी बड़ी मूछें, दोहरा बदन और 6 फुट की ऊंचाई से वे दूर से पहचाने जाते थे। स्वर लय ताल पर इनका पूर्ण अधिकार था। खान साहब ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टपा आदि सभी गायन में निपुण थे। राग दरबारी, ललित, तोड़ी इनके प्रिय राग रहे हैं। इनके शिष्यों में वजीर खां, अत्ता खां, शंभू महाराज, निसार हुसैन बहुत से हैं। और मृत्यु इनकी 5 नवंबर 1950 बड़ौदा में हुई। अगर आप इस बायोग्राफी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसे आप कंप्लीट पढ़ सकें। ये थी आपकी सभी बायोग्राफी। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों मैं कहूँगा आपने अगर मेरी पहली वीडियो राग मालकोश नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिए। उसमें मैंने आरोह अवरोह पकड़ कैसे बनती है ये सब चीज़ें समझाई हैं। कोमल तीव्र स्वर क्या होते हैं। ओके, तो आइए शुरू करें। थाट भैरव और रेधा कोमल, बाकी शुद्ध। वर्जित स्वर कोई भी नहीं, जाति संपूर्ण संपूर्ण, क्योंकि इसके आरोह अवरोह दोनों में 7-7 स्वर लग रहे हैं। 5 को ओढ़व, 6 को षाढ़व और 7 को संपूर्ण।
वादी धा संवादी रे, गायन समय प्रातःकाल, दिन का प्रथम पहर, मिलता जुलता राग कलिंगड़ा और रामकली। इसका आरोह है सारे गाँव पदा निसा, रे और धा को अंडरलाइन कर देना है अपने, कोमल स्वरों को हम अंडरलाइन करते हैं। अवरोह सानिधा पमागरे सा, रे और धा इसमें भी अंडरलाइन कर दिए गए हैं। अब वापसी में सा पर बिंदी लगानी है। पकड़ गामा रे रे सा इसमें बार बार आते हैं, और गामा गा से शुरू कीजिए, धा से वापस आइए, गामा पा धा पा, गामा रे रे सा लिख दिया। तो अब आइए राग मालकोष की ओर। इसका जो ठाठ है वो भैरवी है। इसमें स्वर गाधानी कोमल, बाकी स्वर शुद्ध हैं। वर्जित इसमें आरोह और अवरोह दोनों में रेपा वर्जित है, इसलिए इसकी जो जाति है ओडव ओडव है। वादी माँ है, संवादी सा है इसका। गायन समय मध्य रात्रि, रात्रि का तीसरा पहर, मिलता जुलता राग चंद्रकोश है। चंद्रकोश में नी शुद्ध लगती है और मालकोश में नी कोमल, बस इतना अंतर है इनमें। इसका सिमिलर राग है ये। इसका आरोह बन गया, देखो बेटा, सारे गाँव बदनी सा आपने बचपन से ही सुना है। तो रे और पा इसमें वर्जित है, सा के बाद रे आता है, रे काट दिया गा आ गया, माँ के बाद पा आता है, पा काट दिया इसलिए धा आ गया। फिर नी सा, लास्ट वाले सा पर बिंदी, ये पिच का साइन है। अवरोह सानी धामा गासा कर सकते हैं आप। गामा गासा करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि गामा गासा बार बार इसमें प्रयोग करते हैं, इसलिए इसकी पकड़ में भी गामा गासा लिख दिया मैंने। या आप मामा गामा गासा कर सकते हैं, और गा से जाकर नी से वापस आ सकते हैं। अगर पकड़ एक और बन सकती है, गामा धानी धामा गामा गासा, ये भी लिख सकते हैं। अब आइए राग बागेश्वरी की ओर। थाट इसका काफी है। स्वर ग और नी इसमें कोमल है, बाकी शुद्ध है। वर्जित स्वर रे और पा आरोह में, तो आरोह में 5 स्वर और वरोह में 7 स्वर, इसके लिए इसकी जाति हुई ओडव संपूर्ण। वादी स्वर इसका मा है, संवादी सा है। गायन समय रात्रि का दूसरा पहर, मिलता जुलता राग भीम प्लासी। इसका आरोह सागा माधानी सा, गानी कोमल कर देने आपने। इसमें रे पा वर्जित है, आरोह में 5 स्वर लगे। वापसी सानी धा मापा धा गा रे सा, याद रखिएगा मापा धा गा रे सा जाते हैं इसमें बार बार, वही पकड़ हो गई। गा से शुरू किया, नी से वापस आ गए, गामा धानी धा मापा धा गा रे सा। ओके, या आप लिख सकते हैं साधा नीसा मा। तो ये थे आपके राग शॉर्ट फॉर्म में। और इसी चीज़ को जब आपने परिचय पूछ लिया जाए, डिफाइन करना है, तो इसी चीज़ को लिखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी राग लिखो, ले लो, जैसे राग मालकोष का थाट भैरवी है, इसमें गाधानी कोमल होता है। अगर विशेषता पूछ ली जाए, विशेषता पूछ ली जाए, तो भी आप यही चीज लिखोगे। ओके, क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं। तालें, सबसे पहले आपकी रूपक ताल, इसमें 7 मात्राएं हैं बच्चे। विभाग 3 2 मात्राओं के, ओके 3। ताली चौथी और छठी मात्रा पर, खाली पहली मात्रा पर। इसके बोल हैं तिन तिन्ना धीना धीना। अब इसको समझो, देखो 1 से लेकर 7 तक काउंटिंग लिख देनी है आपने। ऊपर वाला अगर आपको फ्रेज याद है तो समझो आपकी ताल होगी। विभाग मीन्स इसके फ्रेजेस बना लेना, अपने पार्ट बना लेने हैं। देखिए 3 है ना, तो 1 2 3 के बाद आपने लाइन लगा देनी है। 2 2 के हैं, 4 और 5 2 फ्रेज होगी, उसके फिर लाइन लगा दीजिए, फिर लाइन लगा दीजिए। और ताली, इसमें आपने पहली मात्रा पर क्रॉस और 0 का साइन लगाना है ये, और चौथी पर 2 लिखना है, और छठी पर 3 लिखना है। अगर ज़्यादा इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने डिटेल में भी इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इसकी एक गुण में आप लिखेंगे एक एक बोल, ती तीना धीना धीना। दुगुन में आप 1 और 2 को जोड़ देंगे, ती ती नाधी नाधी नाती तिन्ना धिन्ना धिन्ना। दुगुन में क्या होगा बेटा, पहले 7 बीट में 7 बोल आ रहे हैं, अब 7 बीट में 14 बोल आ जाएंगे, बस यही ध्यान रखना है आपने। चौगुन में 1 बीट में आपने 4 वर्ड ऐड कर देने हैं, तिन तिन्ना धी। ओके, तो इसी को आपने एक्सप्लेन कर देना बाद में। ताल परिचय में मैंने मेन लाइन लिख दी, क्योंकि हम शॉर्ट में कर रहे हैं ना बेटा। ताल परिचय में क्या करो, आप इस ताल का प्रयोग गीत भजन गजल आदि के साथ किया जाता है। इससे पहले आप लिखोगे रूपक ताल में 7 मात्राएं, इसमें 3 2 मात्राओं के 3 2 2 मात्राओं के 3 विभाग होते हैं। ताली चौथी और छठी मात्रा पर, खाली पहली मात्रा पर, बोल तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। बस यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है आपको। वो ऊपर का फ्रेज याद हो गया उतना, और ज़रूरत नहीं है। ऐसी आपकी झपताल है, इसमें सेम वही चीज़। मात्राएं 10 10 तक काउंटिंग लिख दीजिए। विभाग 2 3 मात्रा हो गई, पहले 2 फ्रेज के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 3 के बाद आप बॉक्स बना लीजिए, लाइन लगा लीजिए, इसको पार्टीशन कर दीजिए इसका। ताली पहली तीसरी और 8वीं मात्रा पर, और छठी पर 0। ओके, इसके एक गुण में बोलाएंगे धीना धी धीना। फिर आपने सिर्फ पहला बोल चेंज कर देना है, तीना धी धीना। देखो 5 ही समझो आप, 5 ही बोल एक तरीके से इसके। देखो धीना धी धीना,
आगे आ रहा है तीन धी दीना, यानी कि पहला धी चेंज करके आपने सिक्स्थ पे ती कर देना है। ओके, इसकी दुगुन भी ऐसे हो जाएगी, 1 और 2 को जोड़ दो धीना, 3 और 4 को जोड़ दो धी। तो ऐसी सेम होगा 5 तक, ये एक बार खत्म हो जाएगी और 6 से दोबारा शुरू हो जाएगी दुगुन में। ऐसे ही चौगुन कर देनी है आपने, सिंपल। और इसी चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। इसमें 10 मात्राएं हैं, 2-3 मात्राओं के 4 विभाग है, ताली पहली तीसरी आठवीं मात्रा पर, खाली छठी मात्रा पर। और इसमें आपने एक लास्ट में लाइन लिख देने, इस ताल का प्रयोग मध्य लय के गीतों के साथ किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं धमार ताल की ओर। आगे बढ़ते हैं धमार ताल की ओर। इसमें 14 मात्राएं हैं, विभाग 5, 2, 3, 4 मात्राओं के 4, ताली पहली छठी और 11वीं मात्रा पर, खाली 8वीं मात्रा पर। इसके बोल हैं क धिट धिट धा आ, ऐसे लिखा हुआ है वो, ग तिट तिट ता आ। आपको ये ऊपर का पोर्शन पता है, उसके बाद आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेके 14 तक काउंटिंग लिख दी है, उसमें बोल एडजस्ट कर दिए एक गुण में, क धिट धिट धा आ, ग तिट तिट ता आ। फिर दुगुन कर दी, क धी ट धा आ, ग ती ट ता आ। ये 7 तक दुगुन का एक फ्रेज आ जाएगा 7 तक, तो 14 में 2 बार आएगी और चौगुन में 4 बार आएगी। बिल्कुल सिंपल है, यही चीज़ आपने लिख देनी। इस ताल में 14 मात्रा है, विभाग 5, 2, 3, 4 मात्राओं के 4, ताली पहली छठी 11वीं मात्रा पर, खाली 8वीं मात्रा पर। और इस ताल का जो प्रयोग है धमार गायन में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं टाइम थ्योरी ऑफ राग, जिनको डिटेल में करना है मैंने डिटेल में भी ये वीडियो डाली ही है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रागों के समय सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन नारद मुनि जी ने अपने ग्रंथ संगीत मकरंद में किया है। इन्होंने ये ग्रंथ 9वीं शताब्दी में लिखा और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने रागों के समय सिद्धांत को मानते हुए कुछ नियम बनाए हैं और उन्होंने गायन समय के अनुसार रागों को 3 वर्गों में बांटा है। तो शुरू करते हैं रे धा कोमल स्वर वाले राग। बिल्कुल सिंपल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए, जिन रागों में रे और धा स्वर कोमल लगते हैं और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं, उन रागों का गायन समय प्रातःकाल प्रथम पहर होता है। जैसे राग भैरव, ओके, सुबह 4 से 7, ये पहला वर्ग। रे और धा शुद्ध स्वरों वाले राग, जिन रागों में रे और धा शुद्ध स्वर लगते हैं, उन रागों का गायन समय दिन का दूसरा पहर माना गया है। जैसे राग बिलावल, सुबह 7 बजे लेके 10 बजे तक, सुबह 7 से सुबह 10 बजे तक, ओके। दूसरा वर्ग। तीसरा गौरनी कोमल स्वर वाले राग, जिन रागों में गौरनी कोमल स्वर लगते हैं तथा बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं, उन रागों का गायन समय दिन का तीसरा पहर माना गया है। जैसे राग भीम पलासी, ठीक है, ये तीसरा पहर की टाइमिंग होती है सुबह 10 से लेके शाम के 4 बजे तक। अब राग में माँ स्वर का महत्व, जिन रागों में शुद्ध माँ का प्रयोग होता है, शुद्ध माँ स्वर का प्रयोग होता है, वे प्रातःकाल और दिन में, और जिन रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, वे राग शाम और रात को गाए बजाए जाते हैं। और माँ को अर्धदशक स्वर भी कहते हैं, रागों का समय दर्शाने वाला। जैसे दिन में बिलावल और रात को मारवा, ओके, इसमें भैरव भी आ जाएगा, उसमें भी शुद्ध म का प्रयोग होता है। अब ऋतुओं के अनुसार, ऋतुएं भी रागों के समय निर्धारण में ना अपनी अहम भूमिका निभाती है बच्चों। तो वर्षा ऋतु में राग मेघमल्हार तथा बसंत ऋतु में राग बसंत बहार किसी भी समय गाया बजाया जाता है। अब एक और चीज, पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी, जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के सारे गामा में होता है, उन्हें पूर्वांगवादी राग कहते हैं। ये राग दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक गाए जाते हैं, ओके। और जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पाधा निशा में होता है, उन्हें उत्तरांगवादी राग कहते हैं। ये राग रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए बजाए जाते हैं, जैसे राग भैरव। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं संगीत परिजात। यह ग्रंथ पंडित अहोबल द्वारा 1650 में लिखा गया। इस ग्रंथ को अपने काल का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है, यानी कि फेमस उस समय का। पंडित अहोबल जी ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वीणा पर स्वरों का स्थान निश्चित किया और एक नई पद्धति अपनाई। संगीत पारिजात में कुल 500 श्लोक हैं तथा कुल 8 अध्याय हैं। ये ग्रंथ मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद पंडित दीनानाथ जी ने किया है। अब देखिए स्वर विस्तार, इसके पहला अध्याय है, देखिए स्वर विस्तार। इसमें क्या है, जो सुनने वाले के चित्त को आकर्षित करे उसे स्वर कहते हैं। और पंडित जी ने 7 शुद्ध स्वर और 22 विकृत स्वर, कुल 29 स्वर माने हैं। ग्राम, स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षड्ज, मध्यम और ग्रंधार। अब मूर्छना, स्वरों का क्रमयुक्त आरोह करने से मूर्छना की उत्पत्ति होती है। इन्होंने केवल षड्ज ग्राम की मूर्छना का ही वर्णन किया है। वर्ण, गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही, संचारी। आपने सब पढ़ा हुआ ही है। इस अध्याय में
अवधि के स्वर। इस अध्याय में स्वरों के रंगों और रसों के बारे में बताया गया है। ओके, स्वर व श्रुति में सर्प और कुंडली सा भेद बताया है। जाति अध्याय, इस अध्याय में 7 शुद्ध जातियों का संक्षेप में परिचय दिया गया है। समय अध्याय, पंडित जी ने अपने समय के रागों के बारे में तथा वीणा पर स्वरों की स्थापना के बारे में बताया है। और राग प्रकरण, इस अध्याय में पंडित जी ने 125 रागों का वर्णन किया है। देखिए कितना सिंपल मैंने आपको बना करके लिखवाया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो ये करते हैं संगीत रत्नाकर। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी में पंडित शारंग देव द्वारा लिखा गया और शारंग देव जी देवगिरी दौलताबाद राज्य के दरबारी संगीतक थे। यह ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियों का आधार ग्रंथ माना जाता है, दोनों तरफ इसे फॉलो करते हैं। इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। पहला है स्वराध्याय। इस अध्याय में नाद की परिभाषा, उत्पत्ति, सारना, चतुष्टाई, वर्ण जाति का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ संगीत रत्नाकर का प्रथम अध्याय है। ये प्रथम अध्याय स्वर अध्याय। और राग अध्याय, इसे राग विवेकाध्याय भी बोलते हैं। इस अध्याय में ग्राम रागों एवं उनके विभागों का वर्णन किया गया है और सभी रागों को 10 भागों में विभाजित किया गया है। ये दूसरा अध्याय है। प्रकीर्णाध्याय, इस अध्याय में वाद्यकार के 28 गुणों का तथा गायक के गुणों व दोषों के बारे में बताया गया है। ये तीसरा अध्याय है। प्रबंधाध्याय, इस अध्याय में प्रबंध के अधीन मार्गीय विदेशी संगीत का वर्णन किया गया है। ये चौथा अध्याय है। ताल्याध्याय, उस समय में प्रचलित सभी तालों का वर्णन किया गया है। देशी तालों की संख्या 120 बताई गई है। ये 5वां अध्याय है। वाद्याध्याय, इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। तत्वाद्य, तार से बजने वाले, सुशीर वाद्य, हवा से बजने वाले, अवनद वाद्य, चमड़े से बने हुए, ढोलक तबला, घंट वाद्य, मंदिर की घंटी। ये 6ठा अध्याय है। नृत्य या नर्तनाध्याय, ये अंतिम अध्याय है, 7वां। इस अध्याय में नृत्य और नाट्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। नोट, इस ग्रंथ में 264 रागों का वर्णन मिलता है। तो ये करते हैं तानपुरा। ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा ही आई है आपके पेपर में। तो देखो तानपुरे में बेटा 4 तारें होती हैं जो परस्पर पा सा सा स्वरों में मिलाई जाती है। पहली तार को मंदिर सप्तक के प स्वर में मिलाते हैं। जिन रागों में प स्वर वर्जित होता है जैसे मालकोश, उन रागों में पहली तार को म स्वर में मिलाते हैं। ओके, और जिन रागों में म और प दोनों स्वर वर्जित होते हैं उन रागों में पहली तार को मंदिर सप्तक के नी स्वर में मिलाते हैं, जैसे राग मारवा। और तानपुरे का प्राचीन नाम तंबूरा है। इसका प्रयोग गायक अपनी गायन की प्रस्तुति देने के लिए करता है। और तानपुरे में ना पहली तार स्टील की होती है, चौथी तार कॉपर की और दूसरी तीसरी तार आयरन की होती है। किसी किसी तानपुरे में पहली तार पीतल की भी होती है। और एक बात और लिखना भूल गया मैं यहाँ, दूसरी तीसरी तार को जोड़ी का तार भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये मैंने लिख दिया आपके लिए मालकोश और धमार की स्वरलिपि भी और मालकोश के विलंबित अर्थात बड़े ख्याल की स्वरलिपि भी। आपके सैंपल पेपर में ये भी आई हुई थी तो मैंने ये भी आपके लिए लिख दी है। हाँ, अगर आप इसे बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरी मालकोश वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें बड़े ख्याल की वीडियो भी है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डाली हुई है मैंने +2 CBSE के नाम से। और मालकोश के धमार की स्वरलिपि ये भी कैसे बनानी है, अगर आप वो सीख लोगे ना बेटा तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट इस वीडियो को 2 दिन 3 दिन पहले देख रहे हैं वो तो इस स्वरलिपि को बनाना सीख सकते हैं मेरी उस वीडियो के थ्रू। और जो स्टूडेंट्स 1 दिन पहले या 2 घंटे पहले देख रहे हैं उनके लिए बेटा पॉसिबल नहीं है। आप फेल नहीं होते, चिंता मत कीजिए, 20+ मार्क्स फिर भी आपके आ जाएंगे। और जिन्होंने बनानी सीख ली उनके तो बच्चे 30 आउट ऑफ 30 कहीं नहीं गए। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके काम में ले सकते हैं। और छोटे ख्याल की स्वरलिपि भी मैं आपको लिख देता हूँ। तो बेटा ये देख लीजिए, ये मालकोस के छोटे ख्याल की स्वरलिपि है। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने ये भी समझा रखी है आपको कैसे बनानी है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बस इसमें देखिए अंतर अगर आप देखेंगे ना तो दोनों लाइनें स्टार्ट जो रही है 12वीं मात्रा से राग स्टार्ट हो रहा है, दोनों लाइनें सेम ही है, सेकंड भी और थर्ड भी। और आप पहली लाइन याद कर लो, सेकंड याद कर लो, तीसरी अपने आप हो जाएगी, सेम है। गौर से देखिए इसमें, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट नोट्स, आपके कंप्लीट नोट्स। तो कैसी लगी वीडियो बेटा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच पाए।